ये बात हुई उस अंग्रेज पोएट की जो आके चले भी गए, जिनके लिए इतने दिनों से तैयारियां चल रही थी, जिनके लिए बॉस ने भाषण पढ़ा, वो यहाँ आकर भाषण दे के चले भी गए, लेकिन जेमिनी स्टूडियो के लोगों के कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो अब आगे क्या होता है, पैराग्राफ 9 में थोड़ा इसको समझें। The great prose writers of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of a genius. दुनिया के बड़े बड़े प्रोज राइटर्स जो हैं, जो कथा कहानियाँ लिखते हैं, वो इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन मैं तो पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ, पूरी तरह मैं सुनिश्चित हूँ, और बल्कि डे बाय डे मेरे अंदर ये बात बढ़ती जा रही है कि प्रोज राइटिंग उन लोगों के पल्ले की बात नहीं, उन लोगों की नहीं है जो जीनियस हैं, जो जीनियस होते हैं, विलक्षण प्रतिभा वाले होते हैं, उनके बस की बात नहीं है, वो प्रोज राइटिंग नहीं कर सकते। प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परसूट ऑफ ए जीनियस। परसूट मतलब पीछे पड़ना। इन परसूट ऑफ सर्च बुद्धा लेफ्ट हिज पैलेस। इन परसूट ऑफ ट्रुथ बुद्धा लेफ्ट हिज पैलेस। सच्चाई की खोज में बुद्धा ने पैलेस छोड़ा था, किला, अपना भवन छोड़ा, महल छोड़ा। परसूट, in pursuit of excellence, I am going to study in Germany now. In pursuit of excellence in management, I am going to study in Germany now. मैनेजमेंट में अपनी दक्षता को और बढ़ाने के लिए अब मैं जर्मनी में पढ़ने जा रहा हूँ। तो परसूट, सो इन ट्रू परसूट ऑफ ए जीनियस, एक जीनियस का, जीनियस मतलब कौन? एक विलक्षण प्रतिभा वाली लोगों को बोलते हैं, ही इज ए जीनियस। तो जीनियस की स्पेलिंग देखिए, क्योंकि ये शब्द बहुत सामान्य है लेकिन स्पेलिंग हम लोग गलत करते हैं। जीनियस लोग प्रोज राइटिंग नहीं करेंगे, भले ही बड़े बड़े प्रोज राइटर दुनिया के इस बात से सहमत हो या ना हो, लेकिन मैं तो दिनों दिन मेरा विश्वास इस बात पे बढ़ता जा रहा है कि प्रोज राइटिंग और जीनियस दो अलग चीज़ें हैं। जीनियस लोग प्रोज राइटिंग नहीं करेंगे। अब ये देखिए क्या बोल रहे हैं अशोक मित्रन, एक अपना कमेंट दे रहे हैं। इट इज़ फॉर द पेशेंट, persistent, persevering drudge with a heart of shrunken, with a heart so shrunken that nothing can break it. ये जो कहानियाँ लिखने का जो काम है, प्रोज राइटिंग लिखने का काम है, ये कौन कर सकता है? जिनमें धैर्य हो, धैर्यवान लोग, परसिस्टेंट, जिसमें लगन हो, धैर्यवान लोग कर सकते हैं, लगातार काम करने वाले लोग कर सकते हैं। परसिस्टेंट मतलब लगातार, सततता। आई हैव परसिस्टेंटली टोल्ड यू नॉट टू डू दिस, मैंने तुम्हें लगातार कहा है कि ये मत करो। सो परसिस्टेंट। इट इज़ फॉर द पेशेंट। पेशेंट का अर्थ यहाँ पे बीमार व्यक्ति नहीं है, पेशेंट का अर्थ यहाँ पर है धैर्यवान। इस कॉन्टेक्स्ट में पेशेंट का अर्थ है धैर्यवान। तो ये जो काम है प्रोज राइटिंग का काम, ये किनके बस की बात है? धैर्यवान लोगों की, जो लगातार तन्मय रहते हैं, सतत रूप से करते हैं उनकी। परसीवियरिंग ड्रज, परसीवियर करना मतलब लगातार पीछे पड़ना। ही परसीवियर्ड, और ड्रज मतलब व्यक्ति। विथ ए हार्ट सो श्रंकन, जिसका दिल इतना छोटा हो गया है, इतना श्रिंक हो जाना, पास आ जाना। शर्ट जो है, मेरी शर्ट श्रिंक हो गई, उसे प्रेस कर दो। श्रिंक हो जाना मतलब छोटा हो जाना, लंबाई चौड़ाई आकार में छोटा होना, उसे श्रिंक कहते हैं, उससे बना श्रंकन। सो विथ हार्ट सो श्रंकन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट।
इतना श्रिंक हो जाता है उनका दिल कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता। नथिंग कैन ब्रेक इट। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम। रिजेक्शन स्लिप, ये जो प्रोज राइटर हैं ये क्या करते हैं, कथा कहानियाँ लिखते हैं, लिखने के बाद उसको छपाने के लिए भेजते हैं संपादकों को, विभिन्न पत्रिकाओं में छपवाने के लिए संपादकों को ये अपनी कहानी भेजते हैं, और 10 जगह भेजते हैं, 9 जगह से रिजेक्ट होके आती है, कभी कभी तो 10 जगह से रिजेक्ट होके आ जाती है कि कहानी में मज़ा नहीं है, या कहानी की भाषा गलत है, या कहानी का कोई मानवीय मूल्य नहीं है, आदि आदि। तो इन लोगों की तो ऐसी आदत ही है कि रिजेक्शन स्लिप आती रहे, और इस रिजेक्शन स्लिप के कारण इनका दिल भी बड़ा छोटा हो जाता है, टूटता नहीं, अनब्रेकेबल हो जाता है। बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से ऑथर कह रहे हैं कि प्रोज राइटर का दिल जो है वो अनब्रेकेबल हो जाता है, कोई तोड़ नहीं सकता। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन ए थिंग टू हिम। ऐसे अस्वीकार के जो पत्र आते हैं इसका उनके लिए कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कोई अंतर ही नहीं पड़ता। टू मीन माने अर्थ निकलना, डोंट मीन ए थिंग टू हिम, इसका उनको कोई अंतर ही नहीं पड़ता। ही एट वंस सेट्स अबाउट मेकिंग ए फ्रेश कॉपी ऑफ द लॉन्ग प्रोज पीस एंड सेंड्स इट टू अनदर एडिटर। वो क्या करता है, ही सेट्स अबाउट, फिर तैयारी करता है। ही एट वंस मतलब तुरंत, एट वंस। आई आस्क्ड माई सन टू गेट मी ए पेन, ही गेव मी ए न्यू पेन एट वंस। मैंने अपने लड़के को एक पेन देने के लिए कहा, उसने एक नया पेन तुरंत दे दिया। सो एट वंस, एक बार में, तुरंत, एक बार में अर्थात तुरंत। सो फ्रेश कॉपी, और तो क्या करते हैं ये, इन लोगों का कोई दिल नहीं होता, मोटी चमड़ी के हो जाते हैं, निराशा नाम की चीज़ इनके पास रहती नहीं। बहुत जगह से इनको रिजेक्शन का स्लिप आता है, लेकिन इससे इनको कोई अंतर नहीं पड़ता। दे डोंट मीन एनीथिंग टू देम, बल्कि उल्टा वो तुरंत फिर से एक नई कॉपी निकालते हैं उस कहानी की, उस कथा की, और चिट्ठी पत्री के साथ दूसरे एडिटर को भेजते हैं। एनक्लोजिंग पोस्टेज फॉर द रिटर्न ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, और उसमें साथ ही साथ क्या डाल देते हैं, स्टैम्प भी डाल देते हैं। पुराने ज़माने में चिट्ठी पत्री स्टैम्प से जाती थी ना, अभी भी जाती है, पर अब चिट्ठियाँ लिखना कम हो गया है। किसी समय में सारे काम चिट्ठी पत्री से ही होते थे। तो ये महोदय, ये कहानी लिखने वाले लोग क्या करते हैं, फिर से उसकी लिखते हैं कहानी, और उसके बाद एक पोस्टेज स्टैम्प भी भेज देते हैं साथ में, इस अनुरोध के साथ कि संपादक महोदय कृपया कहानी को छपाने के कष्ट करें, और यदि कहानी पसंद ना आए तो कृपया इसे इस पोस्टेज स्टैम्प के साथ भेज दें। पोस्टेज स्टैम्प क्यों भेजते हैं, क्योंकि यदि पोस्टेज स्टैम्प नहीं डालेंगे तो जो संपादक को कहानी पसंद नहीं आई वो वापस भी क्यों करेगा, और अपने पैसे खर्च करके क्यों वापस करेगा मैन्युस्क्रिप्ट को, वो उसको कचरे में डाल देगा, उसको ध्यान ही नहीं देगा। तो बेचारे लेखक की, प्रोज राइटर की कहानी कचरे के डब्बे में पड़ी रह गई। इसलिए कचरे के डब्बे में ना जाए, ये कहानी वापस आ जाए, फिर से उसे लिखना ना पड़े, इसलिए प्रोज राइटर क्या करता है, मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब क्या होता है, हस्तलिखित, कोई भी चीज़ जो वो हस्तलिखित हो, वो ओरिजिनल, वो मैन्युस्क्रिप्ट कहलाती है। मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एक कवरिंग लेटर बना के संपादक को भेजता है, और साथ में स्टैम्प भी भेज देता है, पोस्टेज स्टैम्प। ये भी व्यंग है। He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and send it to another editor, enclosing postage for the return of the manuscript. It was for such people that the Hindu had published a tiny announcement. ऐसे लोगों के लिए, it was for such people, ऐसे लोगों के लिए द हिंदू समाचार पत्र ने एक छोटा सा विज्ञापन निकाला।
टाइनी अनाउंसमेंट। टाइनी माने छोटा, ऐसे लोगों के लिए एक छोटा अनाउंसमेंट किया हिंदू ने। क्या किया उसने द हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज। हर समाचार पत्र के कई पन्ने होते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पन्ना होता है पहला पृष्ठ, और फिर जो खेल से जुड़े हुए हैं उनके लिए आखिरी के बाद का अंदर का पृष्ठ, लास्ट बट वन। और बाकी कुछ पेज कम इम्पॉर्टेंट रहते हैं, और इसमें एक आध दो पेज तो बिल्कुल बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट रहते हैं, इसमें केवल छोटे छोटे विज्ञापन रहते हैं। तो द हिंदू ने एक छोटा सा विज्ञापन निकाला। कहाँ पर? सबसे कम इम्पॉर्टेंट वाले पन्ने में, और वो भी इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर, ऐसे कॉर्नर में जिसका जो इनसिग्निफिकेंट था, कोई महत्व ही नहीं दिख रहा था उस कॉर्नर का, किसकी नज़र भी नहीं पड़ती, ऐसी जगह पर एक विज्ञापन डाला। हिंदू हैड पब्लिश्ड ए टाइनी अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट मतलब विज्ञापन, इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पॉर्टेंट पेज, ए शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय ब्रिटिश पीरियोडिकल। उस विज्ञापन में क्या था कि एक शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट होगा, और इसको कौन करेगा? ब्रिटिश पीरियोडिकल। पीरियोडिकल मतलब मैंने आपको बताया पाक्षिक मैगजीन, 15 दिन की पत्रिका को पीरियोडिकल बोलते हूँ, जो लगातार निकल रही हो। पीरियोडिकल मतलब रेगुलर आने वाली, उसका एक फिक्स पीरियड हो, चाहे वो 15 दिन का हो, चाहे 1 माह का हो, वो पीरियोडिकल कहलाएगा। तो एक ब्रिटिश पीरियोडिकल एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन करने जा रहा है, ऐसा एक विज्ञापन हिंदू के सबसे कम इम्पॉर्टेंट पन्ने में एक किसी कॉर्नर में डला हुआ था, और वो पीरियोडिकल का नाम था द एनकाउंटर। द एनकाउंटर नाम की पत्रिका ये प्रतियोगिता कर रही है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन, जिसको भाग लेना भाग ले, और उसमें पता वगैरह दिया होता। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉज नॉट ए नोन कमोडिटी अमंग जेमिनी लिटरेटी। लिटरेटी मतलब साहित्यिक समाज, पढ़े लिखे लोग। लिटरेटी देख लीजिए स्पेलिंग इसकी, लिटरेटी। जो पढ़े लिखे लोग थे जेमिनी में, उनके बीच में एनकाउंटर, कोई द एनकाउंटर नाम की पत्रिका कोई परिचित पत्रिका नहीं थी, यानी बहुत कम लोग जानते थे उस पत्रिका, कोई नहीं जानता था। ऑफ कोर्स मतलब हाँ, द एनकाउंटर वॉज नॉट ए नोन कमोडिटी। कमोडिटी मतलब आइटम, वस्तु, थिंग। कोई ऐसी चीज नहीं थी एनकाउंटर पत्रिका जिसको लोग जाने। हमारे कम से कम जेमिनी परिवार के लोग नहीं जानते थे। आई वॉन्टेड टू गेट एन आइडिया ऑफ द पीरियोडिकल। मैं तो वैसे ही पेपर का ही काम करता था, कटिंग लगाता था, फाइलिंग करता था। तो ऐसे हिंदू की जब कटिंग कर रहा था, तो ये छोटा सा विज्ञापन दिखा जिसमें लिखा था द एनकाउंटर नाम की पत्रिका शॉर्ट स्टोरी राइटिंग कंपटीशन करा रही है। मैं भी सोचा, लेकिन मैंने इस पत्रिका का नाम सुना नहीं था, तो मैंने सोचा टू गेट एन आइडिया ऑफ पीरियोडिकल, मैं थोड़ा सा काम करूं, इस पीरियोडिकल के बारे में थोड़ा सा जानूं। और क्यों जानूं? बिफोर आई स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट इन पोस्टेज सेंडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। चूंकि कहानी को इंग्लैंड भेजने के लिए कहा गया था, शॉर्ट स्टोरीज को या स्टोरी को, तो टिकट काफ़ी महंगा था, और साथ में मैन्युस्क्रिप्ट मतलब कुछ पन्ने थे, तो उसका वजन भी था, तो इसलिए टिकट और महंगा था। मैं भी भाग लेना चाह रहा था, तो इससे पहले कि मैं इतना पैसा खर्च करूं कि मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करूं, उसके बाद लिफाफे में डालूं, फिर पोस्टेज स्टैंप लगाऊं, वो भी इंग्लैंड का, तो महंगा पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा इस पत्रिका के बारे में जान लूं। कौन सी पत्रिका? जिसका नाम था द एनकाउंटर।
द एनकाउंटर नाम की पत्रिका के बारे में मैंने जानना चाहा, बिकॉज I wanted to get an idea of this before I spend a considerable sum. Sum यानी रकम, SUM, sum, amount. Considerable मतलब पर्याप्त। इससे पहले कि मैं पोस्टेज में पैसा लगाऊं इंग्लैंड भेजने के लिए, मैंने सोचा कि थोड़ा सा पढ़ लूं। In those days, the British Council Library had an entrance. उस ज़माने में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, जो बहुत प्रसिद्ध मानी जाती है लाइब्रेरी, पूरी दुनिया भर में उसके शाखाएं हैं, भारत में भी इसके कई शहरों में ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी है। उन दिनों द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एन एंट्रेंस विथ नो लॉन्ग वाइंडेड साइन। वहाँ पे जाने की अनुमति थी। लॉन्ग वाइंडेड बोर्ड्स और नोटिसेस उस समय के ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में नहीं होते थे। टू मेक यू फील यू वेयर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया। फॉरबिडन मतलब जहां जाने की अनुमति ना हो। फॉरबिड, टू फॉरबिड मतलब ना करने की अनुमति, ना करने का आदेश। फॉरबिडन फ्रूट, आपने सुना होगा फॉरबिडन फ्रूट आदम और ईव की कहानी में। फॉरबिडन मतलब जो आप प्रोहिबिटेड है, जहां पर जाना मना है, जिसके लिए मनाही है। तो उस समय ऐसा बोर्ड कुछ नहीं था कि यहाँ पे आना मना है, जाना मना है, ऐसा। इट वॉज नॉट ए फॉरबिडन एरिया, ये प्रोहिबिटेड या वर्जित एरिया नहीं था, वर्जित क्षेत्र नहीं था, ओपन था। आजकल ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में बहुत सारे बोर्ड लगे रहते हैं, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये प्रोहिबिटेड है। उस समय ऐसा नहीं था। एंड नोटिसेस टू मेक यू फील यू वे आर स्नीकिंग इनटू ए फॉरबिडन एरिया। टू स्नीक इनटू मतलब रास्ता बना के घुस जाना, चुपके से घुस जाना। ही स्नीक्ड इनटू सोफा रूम, सोफा सेट। टू स्नीक इनटू, स्नीक के साथ हमेशा इनटू आता। कैसी जगह? वर्जित जगह, जहां जाना मना है, ऐसा कोई फीलिंग नहीं था। एंड देयर वेयर कॉपीज ऑफ द एनकाउंटर लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्रीज ऑफ फ्रेशनेस, ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर्स। और जब मैं वहां घुसा तो मैंने द एनकाउंटर की बहुत सारी कॉपियां देखी। और देखिए व्यंग, वो लिखते हैं लाइंग अबाउट इन वेरियस डिग्री ऑफ फ्रेशनेस। डिग्री ऑफ फ्रेशनेस मतलब वहाँ जो बहुत सी कॉपियाँ थीं पत्रिका की, कुछ बहुत तरोताज़ी दिख रही थी, नई नई दिख रही थी, कुछ पुरानी पुरानी टाइप दिख रही थी, कुछ और पुरानी दिख रही थी। फ्रेशनेस, कुछ फ्रेश नहीं दिख रही थी, कुछ बहुत पुरानी दिख रही थी। और फिर ऑलमोस्ट अनटच्ड बाय रीडर, ऐसा लग रहा था कि कोई पढ़ा नहीं है इनको। जब आप पत्रिका को बार बार खोलते हैं या पुस्तक को बार बार खोलते हैं तो उसके पन्नों में पुरानापन आ जाता है ना। So the author says, from this magazines which were lying, the encounter, I felt that it is not being read much. मुझे लगा ये ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती। The encounter was lying about in various degree of freshness, almost untouched by readers. ऐसा मुझे साफ लगा। I felt very clearly कि probably it's not being read by many people. There were many copies. They all look new. And that made me feel कि it's not a much wanted magazines. It's not a popular magazine. और मैं तो गया था, द एनकाउंटर का विज्ञापन जो आया था ना, उस विज्ञापन के कारण ये मैगजीन किनकी है, कितनी प्रतिष्ठित है, ये देखने गया तो पहली नज़र में दिख गया कि वो मैगजीन तो वैसे ही पड़ी है, कोई इसके पाठक नहीं दिख रहे हों। When I read the editor's name, और जब मैंने एडिटर का नाम पढ़ा, I heard a bell ringing in my shrunken heart. I heard a bell. मुझे घंटी सुनाई दी मेरे दिल में। मैं पढ़ा जब
उसके संपादक का नाम द एनकाउंटर के, तो मेरे दिल में झनझनाहट हो गई, घंटी सुनाई दी। मुझे कुछ लगा कि अरे कुछ तो है गड़बड़। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. It was the poet who had visited the Gemini studio. अरे ये तो वही कवि है जो जेमिनी स्टूडियो आया था, वही नाम तो यहाँ दिख रहा है। I felt like I had found a long lost brother. मुझे ऐसा लगा, ओहो, मानो मैंने अपना खोया भाई पा लिया है। I felt I have found a long lost brother. Lost कहाँ से बना? Lose, lost, खोना। To lose माने खोना, lost माने खोया, long lost माने बहुत समय से खोया हुआ भाई मानो मैंने पा लिया है। It was a poet who had visited the Gemini studio. ये तो वही निकला, ये नाम जो जेमिनी स्टूडियो आया था, और नाम पढ़ते ही मेरे अंदर कुछ हुआ और मुझे लगा अरे मानो मेरा अपना पुराना भाई मिल गया है। And I sang as I sealed the envelope and wrote out his address. और फिर मैंने कुछ कहा और उसके बाद मैंने सील किया एनवेलप को, बंद किया और पता पूरा लिखा ठीक ठाक। I felt that he too would be singing the same song at the same time. और मुझे ऐसा लगा मानो वो भी वही गाना गा रहा होगा जो मैं गा रहा हूँ उस क्षण, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मुझे मेरा भाई मिल गया। ऐसा क्यों लगा मुझे? क्योंकि ये नाम बहुत समय से मैं सुन रहा था। जेमिनी स्टूडियो में उसके आने के पहले से जो तैयारियां चल रही थी, द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट वर बीइंग मेड फॉर लॉन्ग, देन आई हर्ड हिज स्पीच ऑल्सो बट कुड नॉट अंडरस्टैंड, nobody could understand. But now here, when I found this name in the magazine, The Encounter, as editor of the magazine, it became clear he was the editor, not the poet. And I started putting my manuscript into the envelope, sealed it, and started singing something with the hope that that editor also might be singing the same song, as if we are long lost brothers, मानो हम लोग बहुत समय से गुमशुदा भाई हैं। I felt he too would be singing song, long lost brothers of Indian film discover each other by singing the same song in first reel and in the final reel of the film. भारत के उस फिल्म की तरह का दृश्य मुझे याद आ गया जिसमें बहुत समय से गुमे हुए भाई अलग अलग जगह में जब मिलते हैं तो मानो एक ही गाना गाते हुए दिखा देते हैं। सिनेमा की पहली रील में जब फिल्म शुरू होती है और सिनेमा की आखिरी रील में आप देखोगे कि दो भाई गुम गए, फिर गुमे हुए भाइयों पर फिल्म पूरी बनती है, लेकिन शुरू में जब वो दोनों भाई छोटे रहते हैं तो एक गाना गाते हैं, ऐसा दृश्य रहता है। और फिर उसके बाद वो गुम गए, गुमने के बाद आखिरी में वो मिलते हैं तो फिर दिखाया जाता है वही गाना गाते हुए। ऐसा होता है ना भारतीय फिल्मों में, कुछ इसी तरह की बात यहाँ हुई। और इसीलिए मुझे लगा कि मानो वो जो एडिटर हैं वो भी अब कुछ वही गाना गा रहे होंगे जो मैं गा रहा हूँ, मानो एज इफ वी आर लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर्स। द नेम वॉज स्टीफन स्प्लेंडर। द नेम ऑफ द एडिटर वॉज स्टीफन स्प्लेंडर। स्टीफन, दैट वॉज हिज नेम। आप जाके मुझे पता लगा कि स्टीफन स्प्लेंडर नाम का व्यक्ति ही उस दिन आया था, भाषण दिया था, और वो एडिटर था। और किस पत्रिका का? द एनकाउंटर का। एंड नाउ वी कम टू पैरा 10, 10वां पैराग्राफ। क्या घटनाक्रम है। अब अभी तो ऐसा लगा कि मुझे मिल गया। क्या मिल गया? खोया हुआ भाई, ऐसी फीलिंग थी। संपादक का नाम जान के मुझे ऐसा लगा। नाउ व्हाट हैपन? एंड ईयर्स लेटर when I was out of Gemini studio and I had much time but not much money,
Anything at the reduced price attracted my attention. कुछ वर्षों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया और अब मेरे पास पर्याप्त समय था लेकिन पैसा नहीं, तो उस समय कोई भी चीज़ जिसकी कीमत कम होती थी वो मेरा ध्यान खींच लेती थी, क्योंकि पैसा तो कम था ना। So a reduced price attracted my attention. वो मेरा ध्यान खींच लेती थी। On the footpath in front of Madras Mount Road Post Office, there was a pile of brand new books for 50 paisa each. Madras Mount Road जो पोस्ट ऑफिस है उसके सामने जो फुटपाथ बना हुआ है वहाँ पर बहुत सारी नई किताबें बिक रही थी। पाइल मतलब झुंड, बंडल, पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स, नई किताबों का भंडार वहाँ रखा हुआ था, मात्र 50 पैसे में हर किताब बिक रही थी। उस समय 50 पैसा भी काफ़ी होता था। वी आर टॉकिंग अबाउट 50-60 ईयर्स बैक। उस समय किताबों की कीमत अधिक अच्छी से अच्छी किताब की कीमत 2, 3, 4 रुपये होती थी। तो 50 पैसे में किताबें मिल रही थी और मेरी नज़र तो हमेशा सस्ती चीज़ों पे रहती थी, क्योंकि पैसा कमाता नहीं था, कोई कमाई नहीं थी ज़्यादा। एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, एन एलिगेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। जब मैं पास गया तो मैंने देखा कि वास्तव में ये एक ही किताब की कई प्रतियों का बंडल था। एक ही किताब थी, उसकी हज़ारों प्रतियां वहाँ रखी हुई थी जो 50 पैसे में दी जा रही थी, और वो पेपर बैक एडिशन था। पेपर बैक मतलब उसका जो कवर होता है वो हार्ड नहीं होगा, कागज़ की क्वालिटी थोड़ी सी हल्की रहेगी, और अमेरिका का था, अमेरिकन ओरिजिन। ये जो किताबें थी अमेरिकन थी, वहाँ से आई थी। स्पेशल लो प्राइस स्टूडेंट एडिशन इन कनेक्शन विद 50th एनिवर्सरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। उसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा था? स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, बच्चों के लिए कम कीमत पे विशेष रूप से छपाई गई किताब। किस संबंध में? इन कनेक्शन विद 50th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन, सोवियत क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए कम कीमत पर खास रूप से छपाई गई किताब। आई कहाँ से थी? अमेरिका से। किस संबंध में थी किताब? रशियन रिवॉल्यूशन के 50 वर्ष पूरे होने पर। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ कब था? 1917 में। 50 वर्ष कब होते हैं? 1917 में 50 जोड़ा तो 1967। द गॉड दैट फेल्ड उस किताब का नाम था। आई पेड 50 पैसा एंड पिक्ड अप ए कॉपी। मैंने 50 पैसा दिया और वो जो भंडार था जिसमें एक ही किताब की हज़ारों प्रतियां थी, एक किताब उठा ली। उस किताब का शीर्षक क्या था? द गॉड दैट फेल्ड। बहुत प्रसिद्ध किताब। भगवान जो फेल हो गया, असफल हो गया। क्या कभी भगवान असफल होते हैं? नहीं। पर यह किताब जो है बड़ी चर्चित हुई अपने शीर्षक के कारण, और इसके अंदर की जो बातें थी उसको लेकर द गॉड दैट फेल्ड बिकेम वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स दोज डेज। मैंने 50 पैसे में वो किताब की एक कॉपी उठा ली, द गॉड दैट फेल्ड। 6 एमिनेंट मैन ऑफ लेटर्स इन सेपरेट एसेज। एमिनेंट माने प्रसिद्ध, मैन ऑफ लेटर्स मतलब साहित्य में लिखने में प्रसिद्ध व्यक्ति। लेखन कला में जो बहुत प्रसिद्ध होते हैं उन्हें कहते हैं मैन ऑफ लेटर्स। पढ़े लिखे लोग, कोई भी पढ़े लिखे लोगों को मैन ऑफ लेटर कहा जाता है। ही इज ए मैन ऑफ लेटर मतलब विद्वान। एक शब्द में यदि बोले मैन ऑफ लेटर्स मतलब विद्वान, और लेटर नहीं है, लेटर्स है, मैन ऑफ लेटर्स। तो देयर वर 6 मैन ऑफ लेटर्स जिन्होंने अलग अलग निबंध लिखे थे, 6 सेपरेट निबंध। डिस्क्राइब्ड देयर जर्नी इनटू कम्युनिज्म। उन 6 निबंधों में उन्होंने कम्युनिज्म विचारों में अपनी यात्रा का वर्णन किया था। ये 6 लोग कम्युनिस्ट बने और कम्युनिस्ट बहुत वर्षों तक रहे, और उसके बाद
दे बिकेम डिसइल्यूजन्ड, मोह भंग हो गया उनका। तो 6 eminent men of letters in 6 separate essays describe their journey into communism and their disillusioned truth. मोह भंग होने, disillusioned return, मोह भंग होने के बाद वापस आते हैं कम्युनिज्म में अपनी यात्रा, और उससे मोह भंग होने के बाद वापस आना, अर्थात कम्युनिज्म से निराश हो जाना। इसका वर्णन करते हुए 6 निबंध 6 लोगों ने लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पुस्तक 6 लोगों ने लिखी है। दूसरा, 6 अलग अलग निबंध हैं। तीसरा, ये 6 व्यक्ति कम्युनिस्ट बने। चौथा, कम्युनिस्ट बनने के बाद बहुत काल तक कम्युनिस्ट रहे, अर्थात मैंने जो कम्युनिस्ट विचारधारा के बारे में बताया, भगवान में विश्वास नहीं करना, प्रेम मोह आदि से बिल्कुल दूर रहना, बिल्कुल क्रांतिकारी बातें करना, हिंसा और इसके अलावा इस तरह की बातें करना जिसमें अशांति फैले, आदि आदि, लोगों को मन को बदलने का प्रयास करना। तो ये 6 लोग भी अलग अलग समय में अपनी अपनी जगह कम्युनिज्म के अनुयायी बने, और उसके बाद बहुत वर्षों तक रहने के बाद वे लोग निराश हो गए, कम्युनिस्ट की विचारधारा से निराश हो गया। उनको लगा कि कम्युनिज्म में वो सच्चाई नहीं है जैसा महसूस किया, जैसा बताया जाता है। ये विचारधारा की खामियां कुछ इनको मालूम हुई। तो दे बिकेम डिसइल्यूजन्ड। डिसइल्यूजन्ड मतलब उससे एक तरीके से मोह भंग हो जाना, और फिर वापस आए। इस पर उन्होंने 6 निबंध इस किताब में छपे हैं। अब ये 6 लेखक कौन हैं? एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नाशियो सेलोने, आर्थर कर्सलर, लुई फिशर एंड स्टीफन स्प्लेंडर। 6 लोगों के नाम, 6 प्रसिद्ध कम्युनिस्ट लोगों के नाम पे लिखे गए निबंध। ये 6 के 6 विश्व प्रसिद्ध नाम हैं। इनका मैं आगे जिक्र करूंगा, आपको बताऊंगा इनके बारे में। संक्षिप्त में 6 के बारे में थोड़ा सा हम जानें कि आर्थर कोएस्लर कौन है, स्टीफन स्प्लेंडर कौन था, लुई फिशर कौन है, आखिर इन्होंने कम्युनिज्म विचारधारा के ये अनुयायी बने, आखिर क्यों? ऐसा क्या था जो ये लोग अपनी विचारधारा को छोड़कर कम्युनिज्म में आए, और फिर ऐसा क्या हुआ कि कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़ के ये वापस सामान्य विचारधारा में आ गए? सो स्टीफन स्प्लेंडर was also a part of it. Suddenly the book assumed tremendous significance. अचानक ये किताब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। Assume करना मतलब महसूस करना। Assumed tremendous, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए हो गई। क्यों हुई? क्योंकि इसमें एक जो लेखक था, निबंधकार था, उसका नाम स्टीफन स्प्लेंडर था। द एनकाउंटर पत्रिका का एडिटर का नाम स्टीफन स्प्लेंडर था। जो भाषण देने आया था लंदन से, जिसको मैंने सुना, समझ नहीं पाया, उसका नाम भी स्टीफन स्प्लेंडर था। तो ये क्या एक ही है? मेरे को ये किताब बहुत महत्वपूर्ण लगी। एक बहुत स्टीफन स्प्लेंडर, द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो, ये वही है जो जेमिनी स्टूडियो आया था, पोएट। यहाँ मैं एडिटर के रूप में देखता हूँ एनकाउंटर में, यहाँ पर एक निबंधकार के रूप में एक पुस्तक में लिखा हुआ है, और मेरे पास हमारे स्टूडियो में जो आया था वो तो एक पोएट के रूप में आया था। इन ए मोमेंट आई फेल्ट ए डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय हेजी इल्यूमिनेशन। एक क्षण के लिए मेरे दिमाग का जो एक अंधकार नुमा एक चैम्बर, एक जो हिस्सा था, अचानक वहाँ तेज लाइट जली। लिट अप, माई माइंड लिट अप, लाइट से बना लिट, इट्स लिट अप। वहाँ एकदम बिजली चमकी, चमचमाई, लाइट चमचमाई, एंड हेजी इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब प्रकाश, हल्का वहाँ प्रकाश आया।
The reaction to Stephen Splendor Gemini Studio was no longer a mystery. ये लाइन पढ़िए, द रिएक्शन, जो प्रतिक्रिया हुई थी स्टीफन स्प्लेंडर पर जेमिनी स्टूडियो में, अब वो मेरे लिए अजूबा नहीं थी. नो लॉन्गर ए मिस्ट्री. नो लॉन्गर मतलब अब मेरे लिए नहीं थी. पहले थी, अब नहीं थी. क्या नहीं थी? अजूबा नहीं थी. क्यों? The boss of the Gemini studio may not have much to do with Splendor's poetry. The boss of the Gemini studio, Gemini studio के जो बॉस थे, कौन? मिस्टर वाटसन. उनका शायद स्प्लेंडर की कविताओं से कोई लेना देना नहीं था. But not with his God that failed. लेकिन he had not have much to do with Splendor poetry, but not with his God that failed. लेकिन उससे तो संबंध था जिसका नाम था the God that failed, but not with his God that failed. बहुत महत्वपूर्ण बात है.